नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 1 पर चर्चा करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 1 का नाम है प्रिलिमिनरी। इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, 2 एंड 3। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 1 का क्लास 1 ये कहता है कि दिस एक्ट में भी कॉल्ड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, मतलब इस एक्ट का नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 होगा। सेक्शन 1 का क्लास 2 इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट को बताता है और ये कहता है कि दिस एक्ट शैल एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये पूरे भारत पर लागू है। और सब सेक्शन 1 का क्लास 3 इसके कमेंसमेंट को बताता है और ये कहता है कि ये 1 जुलाई 1930 को लागू होगा। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस दी गई हुई हैं जो कि टोटल 15 क्लासेज में हैं। सेक्शन 2 का क्लास 1 बायर को डिफाइन करता है, क्लास 2 डिलीवरी को डिफाइन करता है, क्लास 3 डिलीवरेबल स्टेट को डिफाइन करता है, क्लास 4 डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स को डिफाइन करता है, क्लास 5 फॉल्ट को डिफाइन करता है, क्लास 6 फ्यूचर गुड्स को डिफाइन करता है, क्लास 7 गुड्स को डिफाइन करता है, क्लास 8 इंसॉल्वेंट को डिफाइन करता है, क्लास 9 मर्केंटाइल एजेंट को डिफाइन करता है, क्लास 10 प्राइस को डिफाइन करता है, क्लास 11 प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, क्लास 12 क्वालिटी ऑफ गुड्स को डिफाइन करता है, क्लास 13 सेलर को डिफाइन करता है, क्लास 14 स्पेसिफिक गुड्स को डिफाइन करता है और क्लास 15 ये कहता है कि ऐसे वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो इस एक्ट में यूज़ किए गए हैं परंतु डिफाइन नहीं किए गए हैं लेकिन वे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है, तो उनका वही अर्थ होगा जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। अब हम इसमें की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। तो सेल ऑफ गुड्स में 2 पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर। बायर को सेक्शन 2 के क्लास 1 में डिफाइन किया गया है। क्लास 1 ये कहता है कि बायर मीन्स ए पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाई द गुड्स, मतलब बायर वह व्यक्ति होता है जो प्रॉपर्टी को बाई करता है अर्थात परचेज करता है या क्रय करता है अथवा क्रय करने के लिए एग्री करता है। ठीक, उसको बाई करने के लिए एग्री करता है, मतलब वो अभी नहीं लेकिन फ्यूचर में उस गुड्स को बाई करेगा। और सेलर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लास 13 में। ये कहता है सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स, मतलब सेलर से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो गुड्स को सेल कर रहा है या सेल करने के लिए एग्री है, मतलब आज की डेट में वो सेल नहीं कर रहा है लेकिन किसी फ्यूचर डेट पर वो गुड्स को सेल करेगा। इस डेफिनेशन क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है गुड्स की। तो गुड्स को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लास 7 में। सेक्शन 2 का क्लास 7 ये कहता है गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, grass and things attached to the land or farming part of the land which are agreed to be severed before sale or under the contract of sale। मतलब गुड्स को डिफाइन करते हुए सेक्शन 2 का क्लास 7 ये कहता है कि गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, मतलब हर डिस्क्रिप्शन की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती है, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स होती है अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मतलब ये एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर कर देता है। अतः एक्शनेबल क्लेम एंड मनी मूवेबल प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी गुड्स नहीं है। इनके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब गुड्स की डेफिनेशंस में आती हैं। तो एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार एक्शनेबल क्लेम या अनयोज्य दावा के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं, अनसिक्योर्ड डेट अर्थात अप्रतिभूत ऋण, मतलब ऐसा ऋण जिसके सिक्योरिटी के तौर पर कोई चीज़ प्लेज नहीं की गई है या मार्गेज नहीं की गई, वो एक्शनेबल क्लेम होता है। और किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो कि क्लेमेंट के कब्जे में ना हो, मतलब अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट है और वो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में नहीं है तो उसमें जो मेरा इंटरेस्ट है वो एक्शनेबल क्लेम कहलाएगा। तो इस तरीके से 2(7) एक्शनेबल क्लेम को भी गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रख देता है। और आगे ये कहता है कि मनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की
डेफिनीशन में नहीं आता है। मनी से मतलब तात्पर्य ये है कि वो मुद्राएं जो आज लीगल टेंडर हैं, मतलब कोई हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट का कॉइन जो आज की डेट में प्रचलन से बाहर है वो मनी के डिफिनीशन में नहीं आएगा। मतलब कोई गुप्तकालीन सिक्का हो या मुगल कालीन सिक्का हो जो कि आज की डेट में मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, वो मनी के रूप में नहीं आएगा। मनी से तात्पर्य उन्हीं मुद्राओं से हैं जो कि अभी प्रचलन में हैं। तो एक्शनेबल क्लेम और मनी गुड्स की डेफिनीशन में नहीं आते हैं। इसके अलावा सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ गुड्स की डेफिनीशन में आती हैं। और इसके साथ ही साथ सेक्शन 2 का क्लास 7 कुछ चीज़ों को एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि वो गुड्स के डेफिनीशन में आती हैं। ये कहता है स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स की डेफिनीशन में आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप्स गुड्स की डेफिनीशन में आएगी, ग्रास गुड्स की डेफिनीशन में आएंगी, और थिंग्स अटैच टू लैंड गुड्स की डेफिनीशन में आएंगी। मतलब ऐसी चीज़ें जो भूमि से जुड़ी हुई हैं वो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनीशन में आएंगी। और जो फार्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड वो भी गुड्स की डेफिनीशन, मतलब ऐसी वस्तुएं जो ज़मीन का भाग कॉन्स्टिट्यूट करती हों वो भी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनीशन में आएंगी, बशर्ते उनको उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंतर्गत अलग करने के लिए एग्रीमेंट हुआ हो। मतलब थिंग्स अटैच टू लैंड और फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड तभी गुड्स की डेफिनीशन में आएंगी जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंतर्गत इस बात पर दोनों पक्षकार एग्री हुए हों कि उस थिंग्स अटैच टू लैंड या फार्मिंग पार्ट ऑफ लैंड को ज़मीन से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है सेक्शन 210 में जो प्राइस की डेफिनीशन दी गई है। प्राइस को डिफाइन करते हुए सेक्शन 210 ये कहता है कि प्राइस मीन्स कंसिडरेशन इन फॉर्म ऑफ मनी, मतलब जो धन के रूप में प्रतिफल दिया जाता है वो प्राइस कहलाता है अथवा मूल्य कहलाता है। सेक्शन 3 एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करता है। ये कहता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऐसे प्रोविजंस जो कि इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट नहीं हैं वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर अप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से ये चैप्टर 1 पर हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और इसे अन्य लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से शेयर करिए और हमारे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।